जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत गजब इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, अग्निवीर, रेलवेज, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड, ग्रेड 1, नेट, जेआरएफ या ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी जिसके अंदर जनरल स्टडीज पूछी जाने वाली है, जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कभी नहीं मिल सकती। हम लोगों ने एक साल का एनसीईआरटी का कोर्स, जी हां, एक साल का कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर ईयर की फीस में, यानी पूरे एक साल की फीस 500 रुपए आपसे चार्ज की जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब आप लोगों को इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल पे जाइए, इस कोर्स को अवेल कीजिए और हमारे से या फिर हमारे से कांटेक्ट कीजिए ताकि उस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जा। जय हिंद दोस्तों अभी फिलहाल पिछले 2-3 दिन से लगातार जो बाइडन का जो मिडल ईस्ट दौरा है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस तरीके की फ़ोटो लगातार चर्चा में बनी हुई है कि भाई जो बाइडन असलियत में मिडल ईस्ट जाने वाले हैं और मिडल ईस्ट जाने के बाद कुछ कारनामा दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी कुछ तस्वीरें साझा हुई तो हमें ऐसा लगने लगा, और यहाँ तक कि हमें तो छोड़िए, इवन अमेरिकन मीडिया ने ही जो बाइडन के इस जिसे कहते हैं पंच वाले मामले को ही इस तरीके से उठाना शुरू कर दिया कि जैसे अब जो बाइडन के हाथ भी खून से रंगे हैं। इसी तरीके से जब जो बाइडन और प्रिंस सलमान की फ़ोटो आसपास नज़र आती है तो आपको साफ नज़र यहाँ पर आ रहा है कि किस तरीके से जो बाइडन और प्रिंस सलमान आमने आसपास बैठे हुए हैं या आसपास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इसी तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो लगातार इस तरीके की बनी कि इस समय पर जो बाइडन की फजीहत, एक तरफ तो अचीवमेंट की चर्चा होनी चाहिए थी कि जो बाइडन की अचीवमेंट क्या है इस पूरे के पूरे माहौल में, लेकिन अब वहाँ पर जो बाइडन की अचीवमेंट की जगह जो बाइडन की फजीहत, जो बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, उसकी चर्चा होनी शुरू हो गई। और जिस तरीके से इस समय पर दुनिया का माहौल चल रहा है, चारों तरफ हालात दिखाई दे रहे हैं, युद्ध, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, फिनलैंड के साथ कहीं ना कहीं टेंशन्स रशिया की धीरे धीरे बढ़ रही हैं, टर्की जो है वो नाटो को ठेंगा दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, इंडिया काबू में नहीं आ रहा, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह ने पेट्रोल के मामले में जो है वो कुछ खास ना करने का एक इंडिकेशन दे दिया है, ताइवान की तरफ चाइना जो है वो लगातार कदम बढ़ा रहा है और हालात जो हैं वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर एनालिसिस करना ज़रूरी है कि क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन हैं वो सच में इतने बूढ़े हो चुके हैं, दिमाग उनका काम करना बंद कर चुका है कि वो जो अचीव करने वहाँ गए थे वो अचीव कर ही नहीं पाए और बदले में ऐसी फजीहत करवाए आए कि कुछ कहने की हद नहीं। क्यों फजीहत? असलियत में इलेक्शन से पहले अगर आप देखेंगे तो कमाल खागोशी समथिंग, जो भी इसका अरेबियन नेम है, ये एक पत्रकार है। इस पत्रकार की हत्या का आरोप जो बाइडन खुलकर प्रिंस सलमान के ऊपर लगा चुके हैं कि प्रिंस सलमान ने ही इसकी हत्या करवाई है। जो भी मामला है रॉयल फैमिली का मामला है। दूसरी तरफ यायर लैपिड जो हैं इस समय पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसे हालात के अंदर ये दोनों जो हैं इनकी आपस में कट्टर 36 का आंकड़ा है और यहाँ पर जो बाइडन जो हैं वो ना तो इन्हें खुश कर पाते हुए नज़र आ रहे, ना इन्हें खुश करते हुए नज़र आ रहे, और उनकी अमेरिकन मीडिया के अंदर भी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार घटती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में मामला आता है कि क्या अमेरिका उतना ज़्यादा डोमिनेंट इस दुनिया में रहा जितना ज़्यादा पहले कभी रहा करता था। इसके ऊपर एक चर्चा तो बनती है कि क्या ऐसा कारण है कि जब जो बाइडन ने प्रिंस सलमान से कहा कि आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप हैं और आप कमाल खाशगोशी जो पत्रकार हैं आपने उसकी हत्या करवाई, तो यहाँ पर नॉर्मली अमूमन अगर आप 5-7 साल 10 साल पहले देखते तो दुनिया के किसी भी देश के ऊपर
अगर अमेरिका ये कहता कि आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के आरोप हैं, तो वो देश चुपचाप अमेरिका को मनाने लग जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाए और कहीं उस देश को नुकसान उठाना पड़ जाए, और खासकर सऊदी अरेबिया जैसा देश जो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुलकर अमेरिका या पूरे तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होता था। लेकिन यहाँ प्रिंस सलमान को अगर देखा जाए तो उन्होंने पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के दोस्तों में पहली बार ऐसा कोई देश, मुस्लिम देश उठ खड़ा हुआ है जिसने क्लियर वर्ड्स में, जब अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का नाम लिया, तो देखिए, हालांकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे एस जयशंकर सर जो हैं वो तो अमेरिका के अंदर बैठकर खुले तौर पर अमेरिका को हड़का चुके हैं कि हमारे यहाँ की छोड़ो, अपने यहाँ के ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करो। जहाँ हमारे देश के लोगों के ऊपर अगर हमला होता है तो हमें भी चिंता होनी चाहिए, और जैसे सवाल किसी भी मामले में आप पूछते हैं वैसे ही सवाल हम भी पूछ सकते हैं, इसलिए अपना घर संभालें, उतना ज़्यादा अच्छा है। टके सा जवाब जब एस जयशंकर सर ने उन्हें दे दिया तो लगभग वैसा ही सवाल, या यूं कहें कि उससे कहीं ज़्यादा तीखे सवाल असलियत में अमेरिका से प्रिंस सलमान ने पूछ लिए कि सर, आप जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, डायरेक्टली पर्सनली मैं उस मामले में इंटरफियर नहीं करता, और ना ही मैं इस पत्रकार की मौत के लिए पर्सनली जिम्मेदार हूं। जो लोग हैं उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। लेकिन इराक की जो अबू गरीब जो कैद थी, जेल थी, जिसमें अमेरिका के सैनिकों ने जो आम प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ की, यहाँ तक कि इराक की महिलाओं का बलात्कार तक किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा, जो इजराइल की गोली से शिरीन अबू अखले जो एक महिला पत्रकार थी, फिलिस्तीनी पत्रकार थी, वो मारी गई, उसके बारे में आप इजराइल के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, या किस तरीके से उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप लगाएंगे? इसका भी जवाब दे दो। या इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका से खुले तौर पर सवाल पूछ लिया गया कि सर, आपके लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन सच में चिंता का विषय है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव केसेस उठा रहे हो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, जिसके अंदर जहां आपको बार्गेन चाहिए वहां उस इंसान के सामने आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन का राग अलापना शुरू कर देते हैं, और जहां पर आपको कोई फायदे की जगह नुकसान हो रहा है वहां आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन को गड़बड़ा देते हैं, या उसे हटा देते हैं, या उस मामले को नहीं सेटल होने देते, या उसको उठाते ही नहीं है। ये इस तरीके से जब किसी सुपर पावर को आरोप लगने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा मामला खराब है। तो सवाल यह है, अमेरिका के ऊपर इस तरीके के खुले सवाल पूछने की हिम्मत अलग अलग देशों में आ क्यों रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले अगर इस कारण को समझेंगे तो अगर हम बात करते हैं 1945 से हम मामले को अगर थोड़ा सा समझना शुरू करें तो असलियत में 1945 से और 1991 तक ये एक ऐसा दौर था जब कोल्ड वॉर एरा हुआ करता था। इस कोल्ड वॉर एरा में, यानी शीत युद्ध के काल में, असलियत में मामला ये था इस शीत युद्ध में कि भाई यहाँ पर एक तरफ अमेरिका और उसके फ्रेंड्स होते थे और दूसरी तरफ यूएसएसआर होता था। तो असलियत में वर्ल्ड हैड टू ऑप्शंस। यहां पर दुनिया के अंदर जो हैं वो दो ऑप्शंस होते थे, या तो वो अमेरिका के पास जाएगा या फिर वो यूएसएसआर के पास जाएगा। असलियत में दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए हर देश के पास ऑप्शन होता था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इंडिया के मामले में देख सकते हैं, जब इंदिरा गांधी, भाई अमेरिका तो खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था और उसको कभी पैटर्न टैंक दे रहा है,
कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, यहां तक कि 1965 वॉर और उसके बाद 1971 वॉर में और उसके बाद शियाचीन वॉर में, उसके बाद कश्मीर इशू के अंदर, खालिस्तान इशू में, जहां जहां पर भी आप देखेंगे जो अमेरिका है उसने खुले तौर पर हमारे इंडिया के अगेंस्ट ही काम करते हुए अपने आप को पोज किया। लेकिन ये दुनिया 1991 में तब बदली जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से यूएसएसआर रहा नहीं, उसकी जगह पर रशिया आया और वो अपने आप में वीक एक कंट्री था, बहुत कमजोर देश रह गया था। हालांकि न्यूक्लियर पावर थी, परमानेंट सीट थी, वीटो पावर थी, सब चीजें थी, लेकिन वो उस लेवल का डोमिनेंट कंट्री नहीं रह गया जिस लेवल का यूएसएसआर एक कंट्री हुआ करता था। वहीं अगर आप अमेरिका को देखो तो 1991 से और अप्रॉक्सीमेट अगर आप यहां देखते हैं तो 1991 से मैं ये मानकर चलता हूं कि चलो कोरोना पीरियड आ गया 2020 के बीच तक, ये जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड का एक काल था, और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिकन हेजेमनी जो है ये पूरी दुनिया के अंदर नजर आती थी। हेजेमनी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन हेजेमनी नजर आती थी। अमेरिका का मन करेगा सूडान जाकर 1998 में बम्बार्डमेंट कर देगा, अमेरिका का मन करेगा लीबिया में बम्बार्डमेंट कर देगा, अमेरिका का मन करेगा सोमालिया के अंदर सेना उतार देगा, अमेरिका का मन करेगा जॉर्डन को हड़का देगा, अमेरिका का मन करेगा तो उठाकर किसी भी अफगानिस्तान के अंदर हमला कर देगा, अमेरिका का मन करेगा तो इराक में, सीरिया में, गल्फ वॉर में, जहां दिखेगा वहां पर अकेला अमेरिका और अमेरिका के लगभग 30 गुंडे, उस टाइम पर 16-17 गुंडों की एक फौज जिसे हम नाटो अलायंस कहते हैं, वो लगातार डोमिनेट करती हुई नजर आ रही होती थी। अब ऐसी सिचुएशन में आप यहां सोचिए कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर असलियत में अमेरिका और उसके जो फ्रेंड्स थे, अमेरिका और उसके अलाइज थे, जिसे हम कुल मिलाकर नाटो कहते हैं, असलियत में इस नाटो को कोई चैलेंज करने वाली पावर थी ही नहीं और दूसरा कोई ग्रुप था ही नहीं। ये अप्रॉक्सीमेट 30 साल दुनिया के ऐसे गए हैं जिसके अंदर अमेरिका जो कहे या यूं कहें अमेरिकन बहादुर जो कहें वो ही सही है, लेकिन बाकी सब चीज़ें गलत हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने एक समय में एक ऐसा लॉ बनाया कि दुनिया में जहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा वहां पर अमेरिका इंटरफियर कर सकता है और वहां पर दुनिया को या वहां की जनता को ऑपरेशन सप्रेशन से बचाने के लिए, उसके शोषण से बचाने के लिए वहां पर इंटरफियर करके उस देश को उस देश की सरकार पर दबाव बना सकता है। इस कानून का इस्तेमाल अमेरिका ने अपनी संसद में सैकड़ों बार किया, किसी भी देश के अंदर इंटरफियर करके हमला करने में या किसी भी काम का करने में या किसी भी तरीके की युद्ध घोषणा करने में या हमला करने में, मिसाइल अटैक करने में, किसी में भी। ये किसी की भी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गांव का एक सबसे बड़ा गुंडा कहो या चौधरी कहो या फिर जो ताकतवर व्यक्ति है वो असलियत में गांव में डिक्लेयर कर दे कि किसी के घर में भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होगी या कोई भी परेशानी होगी या कोई भी अपने घर में किसी तरीके का कलेश करेगा तो मैं उस घर में इंटरफियर करके उस मामले को सुधारने की गारंटी लेता हूं। इसका एक मतलब ये होगा कि अब वो किसी भी गांव के किसी भी घर में घुसकर अपनी बदमाशी दिखा सकता है, उस घर के लोगों को उस घर के लोगों पर किसी भी तरीके का आरोप लगाकर उनकी पिटाई कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी छीन सकता है, कुछ भी कर सकता है।
ये एक तरीके का अथॉरिटेरियन बिहेवियर होता है जिसमें सामने वाले के पास किसी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं बचता और जो ताकतवर है वही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन बना देता है। लेकिन मैं इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा चेंज देखता हूं वो 2 चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। यहां पर 2 बदलाव दिखाई देते हैं, एक जो दिखा और दूसरा नहीं दिखा। एक 9/11 अटैक, 9/11 अटैक जो अमेरिका के ऊपर हुआ और दूसरा एंट्री ऑफ चाइना इन अमेरिका, एंट्री ऑफ चाइना इन अमेरिका और इन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। असलियत में यहां समझिए खेल क्या था। 9/11 अटैक का मतलब यह है कि यहां पर पहले सेकंड अफगान वॉर शुरू हुआ और यहीं से अमेरिका एंटर्ड इनटू सीरीज ऑफ वॉर्स। यहां पर अमेरिका एंटर्ड इनटू सीरीज ऑफ वॉर्स, इनटू सीरीज ऑफ वॉर्स। दुनिया के अंदर युद्ध की एक श्रृंखला के अंदर अमेरिका घुस चुका था, यानी एक के बाद एक। पहले सेकंड अफगान वॉर, फिर इराक वॉर, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीरियन वॉर, और सीरियन वॉर के बाद आप ISIS और फिर उसके बाद अरब स्प्रिंग, पहले अरब स्प्रिंग फिर ISIS और उसके बाद पूरे की पूरी सिचुएशन जो है अरब स्प्रिंग। असलियत में अरब स्प्रिंग और ISIS, यानी एक तरफ अमेरिका खूब लड़ रहा था, खुलकर लड़ रहा था, जिससे मतलब यूं समझ लीजिए जिस मिडल ईस्ट में अभी जो बाइडेन महोदय गए हुए हैं, इस मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने जितनी लड़ाई झगड़ा किया है वो देखने लायक है। यहां आप समझ सकते हैं कि ईरान से 36 का आंकड़ा है। यहां पर अगर आप देखेंगे इराक वॉर अमेरिका लड़ चुका है, सीरिया वॉर अमेरिका लड़ चुका है, लेबनान को बर्बाद हो चुका है, जॉर्डन के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यहां अगर आप देखेंगे ट्यूनीशिया के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लीबिया के अंदर लड़ाई अपने ही अलग ही लेवल पर है, इथियोपिया के ऊपर एक नया वॉर फ्रंट तैयार किया जा रहा है, सोमालिया के अंदर अमेरिका दूसरी अपनी आर्मी का दूसरा स्लॉट भेजने की तैयारी कर रहा है, और सूडान के ऊपर खुलकर बम्बार्डमेंट शुरू हो चुकी थी। अफगानिस्तान का तो कहना ही क्या कि अफगानिस्तान के अंदर तो सोचकर देखिए, अमेरिका ने इस यूनिपोलर वर्ल्ड पीरियड के अंदर इतने सारे देशों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफियर किया, और नतीजा उसका ये रहा कि भाई इतने बड़े इलाके के अंदर अमेरिका की बदमाशी खुले तौर पर नजर आ रही थी, और अमेरिका इतनी सारी लड़ाइयों में लगातार उलझा रहा। इसका अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि 2000, ये 4 जनवरी 2000 की स्टैटिस्टा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर छपी थी, तो मेरे हिसाब से हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सीरिया के अंदर 800, ये वो तब की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिसाइड कर चुके थे। ये 4 जनवरी टिपिकल डेट इसलिए भी है क्योंकि ये वो साल था जब यहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे, और उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मुझे अमेरिका के को लड़ाइयों से निकालकर और शांति की तरफ आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सीरिया में 800, जॉर्डन में 3000, सऊदी अरेबिया में 3000, इराक में 6000, कुवैत में 13000, बहरीन में 7000, कतर में 13000, 5606, अफगानिस्तान में 14000। यानी सोच कर देखिए, अप्रॉक्सीमेट 26, 12, 38, 45, 50, 60, 70 हजार के करीब अप्रॉक्सीमेट 70,000 सोल्जर्स जो थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका के, नाटो वाले अलग से हैं, अमेरिका के इन सारे देशों के अंदर मौजूद थे।
अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी और इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अंदर अमेरिका ने अपनी आर्मी को खुलकर डिप्लॉय किया हुआ था। तो यहां पर अगर आप, भाई सीधी सी बात है, आप लगातार लड़ाई किए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लगातार लड़ाई करने का असर कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एंट्री ऑफ चाइना इन WTO वास्तव में प्लेटफॉर्म ऑफ अमेरिका था और यहां पर अमेरिकन रूल्स चलते थे। ये सबसे मेन बात थी कि ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म था और अमेरिकन रूल्स चलते थे। वहां पर चाइना की एंट्री एक सस्पिशियस थी। चाइना को अगर आप यहां पर देखते हैं तो चाइना के पास एक तो चीप लेबर थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीप लेबर फोर्स की बात की जाए तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैपिटलिज्म के लिए। दूसरी तरफ चाइना के पास बिग मार्केट थी और तीसरी बात यहां पर अल्ट्रा स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्म में गवर्नमेंट थी। मेरे हिसाब से लोग ऊपर वाले दो मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सिंगल पार्टी रूल अगर होता है और दूसरी कोई पार्टी ही नहीं है और पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, गवर्नमेंट के ऊपर उसकी पकड़ ज़बरदस्त लेवल पर है, या यूं कहें हर तरीके से वो सिंगल मतलब अपने लोगों को किसी भी तरीके से दबाने में कैपेबल है, तो वो अल्ट्रा स्टेबल गवर्नमेंट होगी। और ये जो अल्ट्रा स्टेबल गवर्नमेंट है, ये जो अल्ट्रा स्टेबल गवर्नमेंट होती है, इसकी एक खास बात ये होती है कि ये एक सिंगल पॉलिसी बनाकर चलती है और उसमें पॉलिसी में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। और क्योंकि इस पॉलिसी में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं तो वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हुई नज़र आती है। फ्लक्चुएशंस नहीं होते तो मोर इफेक्टिव होती है। और सीधी सी बात यह है कि ये किसी भी डेमोक्रेटिक रूल के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करती हुई नज़र आती है। ये हमेशा याद रखिएगा। दुनिया का भाई स्टेबिलिटी है। अब अमेरिका को भी अगर आप देखेंगे तो जॉर्ज W बुश 8 साल, उसके बाद बराक ओबामा 8 साल, उसके बाद मतलब पार्टी बदल गई ना, फिर उसके बाद ट्रंप 4 साल, फिर उसके बाद बाइडन 4 साल। अब ऐसी सिचुएशन में एक पार्टी आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी गई, तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर होता है, या यूं कहीं कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी के इंटेंशन के अंदर थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आता है। चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर शी जिनपिंग 10 साल के लिए आए हैं तो 10 साल के लिए, उससे पहले 10 साल के लिए कोई और थे और उससे पहले 10 साल के लिए कोई और थे। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति बदला है, प्रीमियर बदले हैं, पार्टी के प्रीमियर और सब प्रीमियर बदले हैं, लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो नहीं बदली। अब क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बदली, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन का लेवल और सब चीजें तो लगभग सेम ही रहेंगी। यहां पर चाइना ने असलियत में, और इसमें चाइना के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक तरफ अमेरिका यहां पर 2000 से लेकर 2020 तक अगर हम यहां इस फॉर्मेट में देखेंगे तो अमेरिका के अंदर यहां पर अमेरिका वॉज इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स, लंबी चौड़ी वॉर्स में इन्वॉल्व था। चाइना जो है अगर आप देखेंगे तो चाइना 2013 तक उसकी जियोपॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो थी। यहां अगर आप देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि 1976, चलो 80 से हम मोटा मोटा मान लेते हैं, 1980 से लेकर 2013 तक आप लोगों में से किसी ने भी चाइना को
किसी भी तरीके की मिलिट्री एंगेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए देखा नहीं होगा। आपने चाइना को किसी भी तरीके के मिलिट्री एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा था। उसने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया और एक सुपर पावर बनकर उभरा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल ये कि अमेरिका और चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा। 2013 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो इन्होंने BRI का इस्तेमाल करके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस BRI का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उस ग्रोथ को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक जिसे कहते हैं पावर के रूप में इस्तेमाल किया और दुनिया के देशों को पर अपना इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू किया। और आज के दिन चाइना कम से कम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभर चुका है और ये अपनी इकोनॉमिक सुपर पावर को मिलिट्री सुपर पावर में कन्वर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इन मिलिट्री स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम इंडिया का कंपैरिजन भी कर लें तो इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया में मैं ये मानता हूं कि 1980 से 84 में 1984 में आप इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, लेकिन यहां आप श्रीलंकन क्राइसिस के अंदर उलझे हुए थे और इंदिरा गांधी डाइड। समझे, एक तरफ श्रीलंकन क्राइसिस और दूसरी तरफ खालिस्तान क्राइसिस के अंदर आप उलझे हुए थे। वहीं 1984 से 1989 में इंडिया अगर अपने आप को देखता है तो राजीव गांधी जैसा एक मोस्ट इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर जो ना तो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को ठीक से समझ पाए और ना ही वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामले को ठीक से समझ पाए। नो डाउट उन्होंने टेलीकॉम रेवोल्यूशन किया, उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इंडिया के अगर मोस्ट इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो राजीव गांधी थे, क्योंकि आज भारत में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की एक बड़ी जड़ राजीव गांधी के बोए हुए बीजों के अंदर मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहां एक वीक प्रेसिडेंट, और 1989 से मैं ये मानता हूं कि 1998 तक तो आयाराम गयाराम की ऐसी सरकार थी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के अलावा पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाया। कभी 13 दिन 13 महीने ऐसे ऐसे काम चल रहे थे। 99 से आप देखते हैं कि 2004 तक बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट का ताबूत घोटाला, और इन्होंने फिर भी कुछ भी किया लेकिन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाकर और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह करके 4 साल के पीरियड में इन्होंने क्वाइट एक गुड वर्क किया था। 2004 से अगर आप इंडिया के हालात को 2014 तक देखेंगे तो ये इंडिया का एक क्रॉनी कैपिटलिज्म का टाइम पीरियड था, जहां पर सरकार और कैपिटलिस्टों के बीच में ऐसी सांठगांठ थी, सरकार और कैपिटलिस्टों के बीच में ऐसी सांठगांठ थी कि दोनों, सरकार पूरी ताकत से अपने मंत्रियों को कोयले के से लेकर बाकी सब चीजों को बंदर बांट कर रही थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रही थी और बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हम यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान उस टाइम पर पढ़ते थे। क्रॉनी कैपिटलिज्म। असलियत में अगर इंडिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट का विंडो पीरियड मिला है जहां पर प्रधानमंत्री के पास हाउस में फुल मेजॉरिटी है और उसे विपक्ष में किसी की ज्यादा सी सुनने की जरूरत नहीं है, और मजे की बात यह भाई देखो अपना प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनता, ये मैं मानता हूं, ठीक है। और बहुत सारे मामलों में ये अच्छी बात भी है कि बहुत से मामलों में, हर चीज में, डेमोक्रेसी में हर मामले में कोई ना कोई छोटा मोटा ग्रुप उठ के खड़ा रहेगा और वो छोटा मोटा ग्रुप तुम्हें परेशान करेगा। किसान आंदोलन को आप उठाकर देख सकते हैं, वहां एक छोटा सा किसानों का समूह अपनी पंजाब के, हरियाणा वाले किसानों ने तो सपोर्ट किया ही नहीं था। कहां किया था हरियाणा के किसानों ने किसान आंदोलन को सपोर्ट? आई एम फ्रॉम हरियाणा, मेजॉरिटी पीपल्स ने सपोर्ट किया ही नहीं। यहां तक कि वो ये कह रहे हैं ठीक है खेती बाड़ी चल रही है लेकिन इंडस्ट्री को तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रेवाड़ी के आसपास से तो पीट पाट के भगा दिए थे किसान नेता जितने भी थे कि हमारी सड़क ब्लॉक नहीं करोगे भाई, हाईवे ब्लॉक कर लिया वो तुम्हारा अधिकार है, गांव की सड़क ब्लॉक की कान पे मारेंगे, लिटरली ये शब्द थे।
कहो तो अभी वो वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी तुम्हारे को। लिटरली वहां हरियाणा के गांव वालों ने ज्यादा से सपोर्ट किया ही नहीं। खाओ पियो, देश तुम्हारा है, हमें कोई समस्या नहीं है। सड़क ब्लॉक नहीं करोगे, सड़क ब्लॉक नहीं करोगे। तो मुट्ठी भर किसानों ने सरकार को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो क्या नाम है, नागपाश में बांध के रखा हुआ था पैरों के अंदर। तो इंडिया में ये पॉलिटिक्स, क्योंकि डेमोक्रेसी है, चाइना में ऐसी कोई डेमोक्रेसी है? अगर यही किसान नेता चाइना में होते तो तिएनमेन स्क्वायर बनाते हुए देर थोड़ा ना लगाते। लिटरली अगर यही किसान नेता चाइना में होते तो तिएनमेन स्क्वायर बनाते हुए चाइना देर नहीं लगाता, 2 मिनट के अंदर सबके हौसले उखाड़ के खड़े कर देता। तो ऐसी सिचुएशन में यहां सोचिए इंडिया पीछे रह गया। इंडिया को लगभग मेरे हिसाब से 2014 के बाद का एक पीरियड मिला है जहां स्टेबल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट जो सिस्टम बनाकर एक मजबूत डिसीजन ले पा रही है। सोचकर देखिए, आप अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पिछले 10 साल 2004 से लेकर 2014 के बीच में कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद ही नहीं पा रहे। तो हालात ये काफी ज्यादा बुरे होते हैं, इसे समझिए। खैर, चाइना यहां पर असलियत में एक तरफ अमेरिका जो है वो कमजोर होता जा रहा है, और यूं कहें कि कहीं ना कहीं वॉर्स में फंसा हुआ है, और चाइना यहां पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, और इकोनॉमिक सुपर पावर के नाम पर अब असली सिचुएशन जो है ना दोस्तों, वो यहां पर ये है कि अमेरिका जो है 1991 से लेकर और अप्रॉक्सीमेट 2020 के बीच तक अगर हम देखें तो अमेरिका के पास एक सबसे बड़ा हथियार था सैंक्शंस। यानी किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा के अप्रॉक्सीमेट 60 से ज्यादा बार सैंक्शंस लगा चुका है अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों पर। ये सैंक्शंस लगाने का बेनिफिट ये होता था, सैंक्शंस लगाने का बेनिफिट मतलब अमेरिका किसी भी देश की कमर तोड़ देता था, क्योंकि असलियत में दुनिया का जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, एक तरफ तो वो डॉलर के अंदर होता, और दूसरी तरफ डॉलर के होने के साथ साथ ये स्विफ्ट के माध्यम से होता, और इस स्विफ्ट का पूरा नेटवर्क और जो भी चीजें हैं वो हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, और जिस भी देश पर बैन लगाना होता उसे स्विफ्ट से बाहर कर देते, जैसे अभी रशिया को कर दिया। नतीजा क्या, वो देश उस भाई किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो ब्लड की तरह होता है, समझे, खून की तरह होता है, आरबीसी की तरह होता है। अब सोचकर देखिए, आरबीसी जो हैं वो या ब्लड जो है भाई, सड़कें ब्लड वेसल्स हैं, ट्रक्स वगैरह आरबीसी की फॉर्म में हैं, पुलिस जो है उस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वाली वो डब्ल्यूबीसी की फॉर्म में है, लेकिन उसको हार्ट के अंदर वो ब्लड प्लाज्मा और सब चीजें जो घूम रही होती हैं, जिसमें सब चीजें तैर रही हैं, वो है मनी। हमारे देश के अंदर जो भी है वो देश के अंदर की करेंसी है। देश को दुनिया के दूसरे देशों से अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो उसे कोई ऐसी पैसा चाहिए जो स्टेबल हो, मजबूत हो, और उस पैसे की दुनिया में ज्यादातर देशों को जरूरत हो। असलियत में डॉलर वैसा ही था, एक तरफ डॉलर, दूसरी तरफ इकोनॉमिक सिस्टम, और तीसरी तरफ पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यह कहा कि तुम जिसे भी पेट्रोल बेचोगे वो पेट्रोल डॉलर की फॉर्म में होगा, और उस डॉलर को जो भी आगे है तो इस फॉर्म में। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज जो थी वो चाइना अमेरिका के हाथ में थी। असलियत में चाइना जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के पीछे का एक रीजन कि भाई असलियत में ये वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, और दुनिया का 60% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर हो रहा है। यानी 60% कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो चाइना बनाकर भेज रहा है। 125 देशों का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी अब 125 देश ऐसे हैं जिन्हें अगर डॉलर की जगह चाइनीज युआन मिलना शुरू हो जाए तो वो ज्यादा खुश होंगे।
यानी चाइना अगर इन 125 देशों को एक बार कह दे कि भाई आप लोग डॉलर मत दो, मुझे युआन में पेमेंट करना शुरू कर दो, मैं ले लूंगा, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि डॉलर को एकदम से इन 125 देशों से चाइना जो ट्रेड कर रहा है कम से कम उस ट्रेड के लिए यूज नहीं होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पहले भी होते रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर रूपी रूबल ट्रेड जो है वो कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर होता रहा है। रूपी रूबल ट्रेड जो है वो कोल्ड वॉर पीरियड में होता रहा है। अभी भी इंडिया रूपी रूबल ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट में चाइना। और इसके बाद एक तरफ तो 125 देश, दूसरी तरफ चाइना जो है वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दम पर इकोनॉमिकली अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। असलियत में अमेरिका की चिंता चाइना के ताइवान पर कब्जा करने की नहीं, बल्कि उसके कंट्रोल में जो इकोनॉमिक सिस्टम है और उसके कंट्रोल में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखने की एक कोशिश है अमेरिका की। और इसी कोशिश में जब अमेरिका ने अपने पुराने के एग्जाम्पल्स के थ्रू मोहम्मद बिन सलमान MBS को नाराज कर दिया, तो मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर रशिया को सपोर्ट करना शुरू किया। और सबसे मेन बात ये कि चाइना को तो पेट्रो डॉलर की जगह युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अभी तक अमेरिका क्या कर रहा था, हम सऊदी अरेबिया को हथियार नहीं बेचेंगे, वो खूनी है, वो ऐसे है, वो वैसे है। और सबसे बड़ी बात अमेरिका के आम लोगों की ये कि वो अभी तक अपने आप को पूरी दुनिया का चौधरी मानकर घूमते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने का जो ठेका ले रखा है वो अमेरिकन ने ले रखा है। सारी ताकत अमेरिकन के पास है, सबसे बढ़िया अमेरिकन और सब चीजें अमेरिकन के हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए वो लिबरल्स जो है ना, वो उसके ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करो, ह्यूमन राइट्स की बात करो। लेकिन एक चीज वो लोग समझने से आजकल बाज नहीं आ रहे कि ह्यूमन राइट्स की बात अब उस टाइम पर कर सकते थे जब अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर था, ह्यूमन राइट्स की बात अब तब नहीं कर सकते। अब आप समझिए, यहां पर अमेरिका ने MBS को नाराज किया कि तुमने खाशगोजी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले इनके पास ऑप्शन नहीं होते थे, इस बार पहली बार है 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया जैसे देश के पास भी ऑप्शन है, चाइना। ये डर जो है ना जो बाइडन का, ये डर इसको जो बाइडन को मजबूर कर रहा है थूक के चाटने पे। यस, इसे थूक के चाटना ही कहते हैं। भाई एक बेशर्मी ये है कि मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। आप जब हारे हुए होते हैं ना, और जब आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, तो आप मान लेते हैं कि आप मजबूर हैं। और क्योंकि आप मजबूर हैं, तो जिसे आप पहले गधा कह रहे थे आज उसे बाप कह रहे हैं। ये जो बाइडन की सिचुएशन है, यही अमेरिका सैंक्शंस लगाता फिर रहा है। इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने से मना कर दिया कि नहीं, इसे यहां पर क्योंकि इंडिया की जरूरत है इसलिए काटसा एक्ट के ऊपर सैंक्शंस हम नहीं लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और यही चीजें दिखा रही हैं कि अमेरिका जो है उसका डोमिनेंस इस दुनिया पर कमजोर पड़ रहा है और वर्ल्ड जो है वो सेकेंड कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर एंटर कर रहा है। और यहां से पावर जो है वो अलग अलग, मेनली तो चाइना के पास आ चुकी है, लेकिन अब पावर अमेरिका को अपनी पावर अलग अलग देशों के साथ साझा करनी पड़ेगी। अब वो किस हद तक साझा कर पाता है या इंडिया इस चीज का कितना फायदा उठा पाता है, क्योंकि इंडिया का एक गुड लक सबसे बड़ा ये है कि इस समय पर इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, सिंगल आइडियोलॉजी वाली, जो अगले लगभग 20-30 साल तक, कम से कम 30 साल तक मुझे ऐसा लग रहा है रहेगी। जितने मर्जी आपको उठते हुए दिखाई दें, चाहे आप केजरीवाल को भी अल्टरनेट समझ रहे हैं, तो इसे भी उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी अगर पहुंच भी गया तो बाकी उसे पहुंचने देंगे नहीं, समझे। तो 20 साल तक तो बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली और ये 20 साल इंडिया के लिए बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि गोल्डन फेज होगा कोल्ड वॉर का। और इस कोल्ड वॉर के अंदर इंडिया वो फायदा उठाएगा जो किसी समय पर चाइना उठा चुका था। अब आगे क्या है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय पर अमेरिका ने गधे को बाप बनाया, अमेरिका ने गधे को बाप बनाया और
थूक के चाटा ये कह सकते हैं, मैं सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया है, जो बाइडेन ने ऐसा किया है। और आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा कि जियोपॉलिटिक्स चल क्या रही है। लेकिन ये जो भी है, मैंने उससे थोड़ा सा हटके इसलिए बताया कि यहां मतलब जो भी टीवी डिबेट चल रही हैं कि इस समय पर अमेरिका की हालत खराब है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने डोमिनेंस को बचाए रखने के लिए ये विजिट किया है। और इस विजिट का फायदा अमेरिका को कुछ खास नहीं हुआ, बेइज्जती करवा के आए हैं। धन्यवाद।